नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि कुली बेगार पर बनी फिल्म का नाम क्या है। तो कुली बेगार पर बनी फिल्म का नाम है मधुली। मधुली नाम की कुली बेगार पर फिल्म बनी थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म है। तो ये कुमाऊनी फिल्म है मधुली और एक कुली बेगार पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किसकी रचना है, किसकी रचना को कहा जाता है। तो गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किस रचनाकार को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सिंहनाद और यह भजन सिंह कीर्त है। तो यानी गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किस रचना को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सिंहनाद को। और ये किसकी कीर्ति है। तो ये भजन सिंह द्वारा लिखी गई है सिंहनाद। अगला प्रश्न है कि कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था। तो कप्पू चौहान ये अजयपाल के समकालीन एक गणपति थे। तो इनके जो सेनापति था उनका नाम क्या था, देबू था। तो देबू इनके सेनापति रहते हैं और अजयपाल द्वारा कप्पू चौहान को वीर कहकर संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ। तो राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ 2008 में। तो राज्य में उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ 2008। अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर बांध पर भारत व नेपाल के मध्य संधि कब हुई। तो पंचेश्वर बांध यह काली नदी पर प्रस्तावित है। भारत और नेपाल के बीच इसमें संधि हुई है 1996 ईस्वी में। तो 1996 में भारत और नेपाल के बीच संधि होती है पंचेश्वर बांध के लिए। अगला प्रश्न है कि तिमासा एक प्रकार की क्या है। तो तिमासा क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है और ये पवारकालीन मुद्रा है। तिमासा क्या है, पवारकालीन मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पुरातत्व की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो राज्य में सर्वप्रथम पुरातत्व की खोज का श्रेय जाता है हेनवुड को। और हेनवुड द्वारा 1856 में पुरातत्व की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था। तो नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण शर्मा। अगला प्रश्न हमारा कि पौरव वंश का प्रथम शासक था। तो पौरव वंश का प्रथम शासक रहता है विष्णुवर्मन। या पौरव वंश का संस्थापक कौन था। तो ये विष्णुवर्मन फर्स्ट द्वारा पौरव वंश की स्थापना की जाती है। और पौरव वंश को उत्तराखंड में शासन प्रशासन प्रारंभ करने वाला राजवंश भी माना जाता है कि इनके द्वारा सर्वप्रथम शासन प्रशासन प्रारंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित हुआ। तो राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित हुआ 2 मई 2017 को। तो 2 मई 2017 को राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में ऑपरेशन स्माइल संबंधित है। तो राज्य में ऑपरेशन स्माइल का संबंध है। तो इसका संबंध है खोए हुए बच्चों की तलाश से। तो यह उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया और इसमें जो बच्चे खोए हुए हैं तो उनकी तलाश की जाती है। तो इसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन स्माइल नाम दिया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। अगला प्रश्न है कि डांडा मंडी आंदोलन के प्रतिपादक थे। तो डांडा मंडी आंदोलन के प्रतिपादक उमराव सिंह रावत थे। तो डांडा मंडी आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे, उमराव सिंह रावत। अगला प्रश्न है कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई जो समिति थी उसका नाम था ये जॉर्ज फर्नांडे समिति। क्या था, जॉर्ज फर्नांडे समिति थी जो उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए या उसके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है पराक्रमे विजयते। पराक्रमे विजयते कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है। अगला प्रश्न है बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रूपा देवी को।
तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी। अगला प्रश्न है कि हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम, तो हाट कालिका माई का मंदिर का जो पुराना नाम है इसको शिखर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। तो हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम क्या है? शिखर मंदिर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलांग घाटी को। नेलांग या उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य में तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इंद्र कुमार पांडे। इंद्र कुमार पांडे थे राज्य में तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं की न्याय की देवी कहा जाता है। तो कुमाऊं की न्याय की देवी कहा जाता है कोटगढ़ी माता को, और ये जिया रानी को भी कहा जाता है। लेकिन मंदिरों की बात करें तो कोटागढ़ी माता को क्या कहा जाता है? कुमाऊं में न्याय की देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सोलर फेंसिंग का मतलब है। तो सोलर फेंसिंग का मतलब है खेत की तार बाड़ से सुरक्षा करना। तो खेत की तार बाड़ से सुरक्षा करना को कहा जाता है सोलर फेंसिंग। अगला प्रश्न है कि सालम का शेर कहा जाता है। तो सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आज़ाद को। राम सिंह आज़ाद को सालम का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल को नेपाल में कहा जाता है। तो ब्रह्म कमल को नेपाल में टोप गोला के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल टोप गोला। अगला प्रश्न है गढ़वाली फिल्म घर जवें के निर्देशक थे। तो गढ़वाली फिल्म घर जवें के निर्देशक थे विश्वेश्वर नौटियाल, और 1986 में ये मूवी बनी थी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेगा आ के निर्देशक थे। तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेगा आ के निर्देशक थे काका शर्मा। 1987 में ये मूवी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन है जय बद्री विशाल युद्ध कीर्त निश्चय। जय बद्री विशाल और युद्ध कीर्त निश्चय क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट के स्लोगन है। अगला प्रश्न है ज्ञान सिंह फरसवाण को उपाधि दी गई। तो मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी ज्ञान सिंह फरसवाण जी को। अगला प्रश्न है कि ब्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ब्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं रमेश चंद्र शाह। कौन है? रमेश चंद्र शाह हैं ब्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध कब हुआ? यह किसके बीच हुआ? तो दुधौली का युद्ध होता है ये गढ़वाल और कुमाऊं के शासकों के बीच होता है। तो कुमाऊं में ज्ञानचंद सेकंड रहते हैं और गढ़वाल में फतेहपति शाह रहते हैं। तो लगातार इन दोनों के बीच कई युद्ध होते हैं जिसमें दुधौली का युद्ध होता है, और ये ज्ञानचंद सेकंड और फतेह शाह के बीच होता है दुधौली का युद्ध। तो ये युद्ध 1703 में होता है ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच। अगला प्रश्न है कि बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। तो बगवाली पोखर का युद्ध होता है मोहनचंद और ललित शाह के बीच। किसके बीच होता है? मोहनचंद और ललित शाह के बीच 1779 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म है। तो प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म है गुल्लू, और अनुज जोशी द्वारा यह बनाई गई 2010 में। तो प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म कौन सी है? गुल्लू। अगला प्रश्न है अंडोडी उत्सव या मक्खन की होली मनाई जाती है। अंडोडी उत्सव या मक्खन की होली मनाई जाती है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। इसको बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है दयारा बुग्याल में। अगला प्रश्न है काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका इंसुकुलेटा। मायरिका इंसुकुलेटा, और इसे देवताओं का फल भी कहा जाता है। काफल को क्या कहा जाता है? देवताओं का फल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन से देवता को भेड़ पालक कहा जाता है? कौन से देवता को भेड़ पालक भी कहा जाता है? तो ये सोमेश्वर देवता को भेड़ पालक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रवाई घाटी में कौन से मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है? तो ये कठोर मेला है जिसमें भेड़ बकरियों का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति को कुमाऊं में कहा जाता है। तो मकर संक्रांति को कुमाऊं में कहा जाता है उत्तरायणी या
घुघुतियों का त्यौहार। तो मकर संक्रांति को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? उत्तरायणी या घुघुतियों का त्यौहार। अगला प्रश्न है कि पौड़ी में मोरी मेले कितने साल बाद लगता है? तो पौड़ी में मोरी मेला लगता है 12 साल बाद। कितने साल बाद? 12 साल बाद लगता है मोरी मेला। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला कराने का श्रेय जाता है। तो अल्मोड़ा में भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला प्रारंभ कराने का जो श्रेय जाता है तो ये जाता है देवीदत्त जोशी को। ये 1860 से। तो 1860 से इन्होंने भद्रेश्वर मंदिर में अल्मोड़ा में रामलीला का प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न है कि हिल यात्रा पर्व मनाया जाता है। तो हिल यात्रा पर्व मनाया जाता है सोर घाटी में, और यह मुखौटा नृत्य कृषि कार्य के समय किया जाता है। तो इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है कृषि कार्य के समय, और विशेषता सोर घाटी या पिथौरागढ़ में यह मनाया जाता है हिल यात्रा महोत्सव, और इसे नेपाल की देन माना जाता है इस पर्व को। अगला प्रश्न है कि सुवाल पथाई का संबंध है। तो सुवाल पथाई का संबंध है कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है। तो सुवाल पथाई क्या है? कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन सा पर्व है? तो पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन सा पर्व है? तो यह है चैतौल पर्व। तो चैतौल पर्व को पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गबला देव मेला कहाँ लगता है? तो गबला देव मेला लगता है दारमा घाटी, और ये पिथौरागढ़ में है। तो दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है गबला देव मेला। अगला प्रश्न है कि नौलिंग देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नौलिंग देवता का मंदिर है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है सती अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है। तो सती अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नौ देवल मंदिर समूह है। नौ देवल मंदिर समूह ये कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है नौ देवल मंदिर समूह। अगला प्रश्न है क्यार्क रैथल मंदिर स्थित है। तो क्यार्क रैथल मंदिर स्थित है भटवाड़ी उत्तर काशी में। क्यार्क रैथल मंदिर कहाँ स्थित है? भटवाड़ी उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है कि पराशर ऋषि की वेधशाला है। तो पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ स्थित है? ये नरेंद्र नगर में है। तो पराशर ऋषि की वेधशाला है नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? ओडाथली के नाम से नरेंद्र नगर को जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए भेजा। तो अंग्रेजों ने गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए भेजा था वीर रैपर को 1808 ईस्वी में। तो 1808 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए वीर रैपर को भेजा गया था 1808 में। अगला प्रश्न है कि 1803 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए रघुनाथ व बद्रीनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो 1803 में जब देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर का क्या होता है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर चमोली का जब ये भूकंप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इनका जीर्णोद्धार कौन करवाता है? तो ये करवाते हैं दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया द्वारा इनका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुयाल नदी का प्राचीन नाम है। तो सुयाल नदी प्राचीन नाम क्या है? सालमली। सालमली प्राचीन नाम है सुयाल नदी का। और अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है चक्रवत्सेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चक्रवत्सेश्वर मंदिर स्थित है गरुड़ में। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये गरुड़ में स्थित है बागेश्वर में। तो ये उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता। क्या होगी? राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कारक के। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे है उत्तम पुरुष का सर्वनाम। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे क्या है? ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। तो 11 सर्वनाम हैं कुल हिंदी में। अगला प्रश्न है
सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो 6 प्रकार के भेद होते हैं सर्वनाम के। अगला प्रश्न है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है, तो जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है ये संबंधवाचक में आता है। जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार का विशेषण रूप होगा, तो श्रृंगार का विशेषण रूप होगा श्रृंगारिक। क्या होगा? श्रृंगारिक। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंठ बिस्पाई ये किसकी रचना है? तो एक कंठ बिस्पाई की ये रचनाकार हैं दुष्यंत। तो एक कंठ बिस्पाई के रचनाकार कौन है? दुष्यंत। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें नामक रचना है, तो माटी की मूर्तें नामक रचना किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोष्टक का। कोष्टक का प्रयोग किया जाता है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, तो तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है? बराबर। तो बराबर का जो चिन्ह होता है उसे तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो ये पूर्ण विराम का एक उपनाम है हंस पद। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। तो वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें कबीर वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है, तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी है? तो 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले आते ध्वनि, ध्वनि से मिलकर फिर शब्द बनता है, शब्द से पद बनते हैं और पद से फिर वाक्य बनते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, जो का, चा, टा, ता, पा ये वर्ग होते हैं। तो इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं जैसे गा, या और ना, मा, तो ये सारे जो इनके अंतिम अक्षर होते हैं वर्गों के, ये सारे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं, जिसमें उच्चारण करते समय श्वास क्या होती है? नाक और मुंह से दोनों से निकलती है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उनको क्या कहते हैं? उनको अकारांत कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में ओ आता है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा क्या होता है? ये एक संघर्षी व्यंजन है हाँ। अगला प्रश्न है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ। तो ये सारी क्या होती हैं? ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। और ये व्यंजन क्या है? जो ये व्यंजन है ये उसमें संघर्ष से भी हो जाएगा। तो ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ। ये जो टा वर्ग आता है ये पूरा मूर्धन्य में आता है। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।